बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7.2 10th साइंस के साथ आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर ये स्मार्ट सिलेबस आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का एक पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसके अलावा फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है जो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, जो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने रफ के लिए थोड़ा सा सेक्शन बना लिया। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखकर आपको बता रहा हूँ। जो फार्मूला पहले क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रहा है वो है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, जिसमें तीन वैल्यूज़ में से अगर दो वैल्यूज़ दी हुई हो तो तीसरी आसानी से मिल सकती है, की जा सकती है। यहाँ पर मैंने जानबूझकर, क्वेश्चन में तो दोनों उर्दू में मीटर लिखे हैं क्योंकि उर्दू मीडियम की बुक है, लेकिन मैंने जानबूझकर स्मॉल एम लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपने सिर्फ यही डिफरेंस करना है यहाँ पे कि आपको मीटर की जगह स्मॉल एम लिखना है। ठीक है, अब आप आराम से फार्मूला लिखेंगे सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल और आर दिया हुआ है, सही है, आपने सिर्फ थीटा मालूम करना है। ठीक है जी, तो इस फार्मूले में अगर आप थीटा को सेपरेट करना चाहें तो थीटा इस तरफ अकेला रह जाएगा और आर उस तरफ जाकर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप फार्मूले को सीधा करके लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल फार्मूला लगाकर उसमें से ये वाला फार्मूला ड्राइव करें, यानी जो भी चीज़ आपने मालूम करनी है उसे एक तरफ अलग करें और फिर उसको लेफ़्ट साइड पर लिखें। अब यहाँ आपके पास एल की वैल्यू जो दी हुई थी वो 4.5 थी और आर की जो वैल्यू है वो है 2.5। ये याद रखिएगा, थीटा मालूम कर रहे हैं जो डिग्रीज में या रेडियंस में होता है। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर 1.8 आना चाहिए। अगर आप लोगों का कुछ और आएगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे मुताबिक इसका आंसर यही आएगा। मैं एक दफ़ा रफली चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली 1.8 ही इसका आंसर आता है। अब ये थीटा है, इसकी यूनिट हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखी थी, रेडियंस है, तो मैंने यहाँ पर 1.8 रेडियंस को लिख दिया है। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का मैंने दूसरा पार्ट कर दिया है। यहाँ पहला पार्ट टिक नहीं हुआ लेकिन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसे आप लिखिए, हल कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर आप तीसरे क्वेश्चन पर आ जाएँ, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें अगर आप, तो वहाँ पर आपने आर मालूम करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपने यू विल फाइंड आर मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेना चाहिए था, इसके साथ यहाँ इस जगह पे शुरू में लिख लेना चाहिए था कि थीटा फाइंड करना है हमने। ठीक है, उसके बाद एल की और आर की वैल्यू दी है, तो यहाँ मैंने लिखा आर फाइंड करना है। इसके साथ एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है। चाहे आप इस तरह सीन मीम लिख लीजिए या सेंटीमीटर जिस तरह ये मैंने लिखा वैसे लिख लीजिए। और थीटा आपका 1/4 रेडियंस दिया हुआ है। ठीक है, 1/4 रेडियन यहाँ याद रखिएगा। अगर आपका थीटा डिग्रीज में दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट में थीटा डिग्रीज में दिया हुआ है, तो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में डिग्रीज को रेडियंस में बदला था वैसे पहले आप डिग्रीज को रेडियंस में बदलेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से फार्मूला लिख रहा हूँ, सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस दफ़ा आपने आर मालूम करना है, थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। उसे जब आप सीधा करके लिखेंगे तो आपके पास आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा आ जाएगा, जिसमें आपने जो है वो थीटा आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एल की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है और नीचे थीटा की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, ये अगर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिख के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 1/4। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, तो ये बात आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि जब ये डिवीजन का साइन हो और उसे हम जब मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू आपकी उलट जाती है, यानी अगर वो 1/4 थी तो वो 4/1 हो जाएगी। और इस तरह नीचे वाला 1 कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ऊपर 4 4 16 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह याद रखिए कि यहाँ पर भी ये डिवीजन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 इन डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, ऊपर आके जो नीचे 1/4 था वो ऊपर आके 4/1 हो गया। और अब आपका r इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा। 16 सेंटीमीटर्स, मीटर्स इसलिए नहीं लिखा, सेंटीमीटर्स इसलिए लिखा है क्योंकि r आपका जो था वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। बुक मैंने थोड़ी सारी साइड पर की है, लेकिन आप लोगों के पास ऑब्वियसली अपनी अपनी किताब होगी तो वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पहले मैं उर्दू मीडियम के लिहाज से पढ़ रहा हूँ।
क्वेश्चन आपका है कि एक नुक्ता दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाकर कितना फासला तय करेगा। इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए दिस इज़ अ सर्कल, एक ये सॉरी पहले मैं इंग्लिश मीडियम के लिहाज से बोल लूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि आपने समझना क्या है। तो एक नुक्ता है यानी एक पॉइंट है जो किसी सर्कल दायरे के गिर्द यानी उसके अराउंड 3.5 टाइम्स उसका राउंड पूरा कर रहा है। ये बात अगर एक्सप्लेन करूँ तो इफ़ दिस इज़ अ सर्कल, अगर ये एक दायरा है और ये एक नुक्ता है, पॉइंट है, और ये पॉइंट इस सर्कल के गिर्द घूम रहा है इस तरीके से, तो ये यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसका एक चक्कर पूरा हो गया, फिर यहाँ से दोबारा शुरू हुआ दूसरा चक्कर और ये दूसरा चक्कर पूरा हो गया, ठीक है, और इसी तरह तीसरा और फिर चौथा चक्कर हाफ वो बता रहा है, यानी उसने लिखा हुआ है कि 3.5 टाइम्स चक्कर लगाया है उसने इस दायरे के गिर्द, ठीक है। तो इससे इस बात से आपने क्या नतीजा अखज़ करना है उस पर बाद में आते हैं। सवाल की इबारत के अंदर दूसरा जुमला ये लिखा हुआ है कि उसका रद्दास यानी रेडियस 10 मीटर्स है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू मुझे सबसे आसान लगी है, वो मैंने फ़ौरन से लिख ली, सॉरी मैंने 5 मीटर्स लिख दिया, ये 10 मीटर्स है आर की वैल्यू, वो मैंने फ़ौरन से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो है वो मालूम ये करना है, उसने पूछा फासला कितना तय करेगा। फार्मूले को याद रखते हुए ये याद रखिएगा, लेंथ एल जो है वो एक डिस्टेंस ही होती है और यहाँ पर भी वो उस डिस्टेंस का ही पूछ रहा है कि जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पॉइंट वो कितना होगा। तो आप लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी फार्मूला वही इस्तेमाल होने वाला है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब सिर्फ यहाँ पर रह गई बात कि थीटा आपका क्या है। थीटा को समझने के लिए ये सारी इबारत लिखी हुई थी। याद रखिएगा, जब भी आप एक सर्कल की बात करते हैं, एक पूरा दायरा यानी एक पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, एक एंगल यहाँ से शुरू हुआ और घूमकर वापस अपने उसी पॉइंट पर आ गया, तो ये टोटल चक्कर जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। 2 पाई का चक्कर एक पूरा एंगल बनाता है। और यहाँ देखिए एक दफ़ा 2 पाई का चक्कर लगा, फिर दोबारा 2 पाई का चक्कर लगा, फिर तीसरी दफ़ा 2 पाई का चक्कर लगा और चौथी दफ़ा आधा चक्कर लगा, यानी सिर्फ पाई। तो 2 2 4 2 6 और एक ये 7 पाई बन जाता है, ठीक है। इसको आप एक और अंदाज में भी कर सकते हैं कि आपके पास 2 पाई एक चक्कर की वैल्यू है और ये 3.5 चक्कर्स लगा रहा है। तो जब आप 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 7 पाइज, ठीक है। तो यहाँ जब आप थीटा की बात करते हैं, थीटा की रेडियंस की बात करते हैं, तो आपका जो थीटा है वो होगा 7 पाई रेडियंस। जिस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया कि कैसे 7 पाई रेडियंस है, और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप इंग्लिश में लिखेंगे 1 राउंड, उर्दू में लिखेंगे एक चक्कर, ठीक है। सिंस वन राउंड या एक चक्कर जो है वो आपका 2 पाई रेडियंस के इक्वल है, ठीक है जी, 2 पाई रेडियंस के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये बेसिकली मुझे ऊपर लिख लेना चाहिए था, यहाँ बीच में लिख लेना चाहिए था कि एक राउंड जो है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल है। और मैं फिर इस लाइन को काट रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ब्रैकेट की भी फिर ज़रूरत नहीं रहती, आप सिर्फ ये लिखेंगे सिंस एक चक्कर या 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट 3.5 राउंड्स या 3.5 चक्कर वो आपके 2 पाई इंटू 3.5, शुरू में नंबर लिखें या बाद में लिखें एक ही बात है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये आपका 7 पाई रेडियंस जो है वो आपका थीटा बन जाएगा। थीटा जो है वो आपका 7 पाई रेडियंस बन जाएगा, सही है। अब आप फार्मूला लिखेंगे सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा, वहाँ पर आपकी आर की वैल्यू दी हुई थी 10 और थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 7 पाई, सही है जी। थीटा की वैल्यू है 7 पाई, जैसे हम पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी पाई की वैल्यू पुट कर चुके हैं, वो है 22/7। तो ये ज़रा आसान है, 7 से पूरे का पूरा कट गया, बाकी आपके पास 220 बच गया, सॉरी 220 नॉट 222, 220। और इस दफ़ा आर के साथ यूनिट मीटर की लिखी हुई थी, तो यहाँ पर भी हम मीटर्स की ही यूनिट यूज़ करेंगे कि ये एल इज इक्वल टू 220 मीटर्स है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएँ, ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सवाल है। इस सवाल के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सवाल पढ़ रहा हूँ, सवाल ये है, आप लोग अपनी बुक्स से प्लीज़ फॉलो कीजिए। 3 बजे घड़ी की सुइयाँ, मैं अपने अल्फाज में पढ़ रहा हूँ, 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान दायरवी पैमाइश में ज़ाविया कितना होगा। वो ये पूछ रहा है कि जब घड़ी की सुइयाँ 3 बजाएंगी
तो जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उसके दरमियान एंगल कितना होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। घड़ी कुछ इस शेप की होती है, इस शेप की ना भी हो, किसी भी शेप की हो अगर, तो जो उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो एक सर्कुलर शेप में ही होते हैं, ठीक है। तो जब 3 बजते हैं, जब आपके पास 3 बजते हैं, ये मैंने थोड़ा सा नीचे ही चला गया मेरा एग्जैक्ट, तो अगर थोड़ा सा ध्यान करूं अगर, तो मैं बेसिकली 1 और 2 बीच में नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया हो। 3 जब बजते हैं तो एक सुई 12 पर होती है और एक सुई 3 पर होती है, ज़ाहिर बात है तभी 3 बज रहे होते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे डालें या ऐसे डालें, यानी घड़ी को उल्टा लें, बात यही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस जगह पर आपके पास जो एंगल है वो ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। मतलब जब घड़ी 3 बजाती है, 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान दायरवी पैमाइश में जाविया कितना होता है। मतलब व्हेन अ क्लॉक स्ट्रक्स 3 o'clock, देन व्हाट इज़ द एंगल इन बिटवीन एट द मिडल पॉइंट, बेसिकली व्हाट इज़ द एंगल, ये वो पूछ रहा है कि आपने 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होता है वो बताना है। अगर आप अपनी तस्वीर देखेंगे, बुक में मौजूद तस्वीर देखेंगे, तो बुक में तस्वीर कुछ इस फॉर्म में, ये आप इसको रफ में काउंट कर लीजिए, ठीक है। और नीट में आपके पास जो बुक की तस्वीर है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, बुक की तस्वीर में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर बी पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ए पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर पी पॉइंट लिखा हुआ है, और यहाँ इस जगह पर 8 सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है। सीन मीम लिख लीजिए या CM लिख लीजिए। बात सॉरी, मैं क्वेश्चन, ये जो तस्वीर है ये मैं अगली उसकी बनानी शुरू कर दी मैंने, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 की। मैं 1 मिनट वीडियो रोक कर अगले पेज पे जाकर आपसे दोबारा ये वाली बात शुरू करता हूँ। अब अगर आपको तस्वीर नज़र आ रही हो बुक पर, तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 6। ये सिर्फ इतना ही है, ये 7 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर थी जो मैंने गलती से बनाना शुरू कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ एक जल्दी से उसकी पिक्चर बना लेता हूँ कि वो ये पूछ रहा है कि 3 जब बजते हैं, घड़ी पर 3 बजते हैं, तो उस पर जो सुइयाँ हैं घड़ी की, उनके दरमियान एंगल कितना होता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, इस तरह जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उसमें एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, सही है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरा सर्कल बनता है। घड़ी के जो नंबर्स हैं वो पूरा एक सर्कल बनाते हैं। अगेन यहाँ पर सर्कल बन रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, 360 डिग्री या 2 पाई होता है। ये हम सर्कल के एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर टोटल एंगल आपका पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई है यानी 360 डिग्री है, ठीक है, तो ये 12 वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं 12। तो एक वैल्यू के अंदर आपके पास एक वैल्यू के अंदर एक इस गैप के अंदर आपके पास कितना एंगल आ रहा है, इधर से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना एंगल आ रहा है, वो मालूम करने के लिए आप 12 से उसे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बॉक्स के अंदर इस 12 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 2 तक आपके पास 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 12 से लेकर 1 तक 30 डिग्री, 1 से लेकर 2 तक फिर 30 डिग्री, ये टोटल हो गया 60 डिग्री, और तीसरा फिर ये 30 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 90 डिग्री। यानी इन 12 से लेकर 3 बजे तक जो 3 गैप्स हैं उनका टोटल एंगल बनता है आपका 90 डिग्री, सही है। तो इसका आंसर भी 90 डिग्री ही है, लेकिन उसे रेडियंस में भी कन्वर्ट करना है, नंबर 1 बात। और नंबर 2, नीट में आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, लिखना क्या है, तो कुछ ऐसे लिख लीजिए जैसे हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आप उर्दू में लिखेंगे सवाल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या सवाल के मुताबिक। उर्दू में आप जुमला खुद लिख लेंगे। मैंने तस्वीर बना लेनी है, मैं सिर्फ 3 और 12 ही मेंशन कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर थीटा लिख दिया मैंने, और हमने थीटा क्वेश्चन मार्क यानी हमने एंगल मालूम करना है, सही है। अब यहाँ अगर मैं लिखूँ कि कुछ भी अल्फाज आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, जैसे अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो पूरी घड़ी का जाविया या पूरे दायरे का जाविया, ठीक है। फुल सर्कल्स एंगल, पूरे सर्कल का, पूरे दायरे का जो एंगल है वो लिख रहा हूँ। पूरे दायरे का जाविया, सॉरी ANGLE, वो है 2 पाई या 360 डिग्री, ठीक है।
अब आप इसे 360 डिग्री को 12 पे डिवाइड करें, उसकी लॉजिक मैंने आपको ऊपर बताई, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपका एक वक्फे का, यानी 12 से लेकर 1 तक के वक्फे का जो है वो एंगल है, ठीक है। तो ये आपका एक वक्फे का, और आपके पास है, मैं इधर यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, एक वक्फे का जाविया, एंगल ऑफ वन इंटरवल, एंगल ऑफ वन इंटरवल। और फिर उसके बाद आप लिखोगे 3 वक्फों का जाविया, ज़ाहिर बात है 12 से लेके 3 तक 3 है, तो इधर लिख लोगे 3 वक्फों का जाविया या एंगल्स ऑफ 3 इंटरवल्स, वो जो है एंगल ऑफ 3 इंटरवल्स, वो लिखोगे जब, तो वो आपका 30 डिग्री इंटू 3 होकर आपका 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। और आंसर आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे पुराने प्रोसीजर के मुताबिक। 92 आर 180, तो द आंसर विल बी पाई ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ये एक वक्फे का जाविया था, ये एंगल, सॉरी ये एंगल है, एंगल ऑफ 3 इंटरवल्स, ये वर्ड भी प्लीज़ पूरा लिखिएगा, इंटरवल्स, और ये एंगल्स भी पूरा लिखिएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो ज़रूर पूछिएगा। मुझे पता है कि बीच में थोड़ी सारी वो कन्फ्यूजन तस्वीर की वजह से आप लोगों को शायद थोड़ा प्रॉब्लम आए समझने में, तो बराए मेहरबानी वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्योंकि जब आप लोग रिवाइंड करेंगे वीडियो की फ़ायदा ही आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को दोबारा से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बात सही तरीके से क्लियर होती जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।